Good morning student. Now discuss about chapter number 10 class 8. Listen the video carefully. एंड ट्रेड वॉर्स। ओके, कि जो फर्स्ट उनका वे था, जो फर्स्ट उनकी टेक्निक थी जिससे वो भारत में उन्होंने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की, वो था उनका व्यापार। ओके, मतलब किस तरह से व्यापार और जो ट्रेड वॉर्स होती थी, जो भी मतलब व्यापार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, उन चीजों से उन्होंने किस तरह से जो है वो अपनी कंपनी को जो है इंडिया में स्थापित किया। ओके, From ancient times, India had trade relations with European countries. From ancient times means कि पुराने समय से ही, प्राचीन समय से ही भारत के यूरोपियन देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। मतलब इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो व्यापार होता रहता था। ओके, There were three major trade routes between India and Europe. ओके, कि इंडिया और यूरोप के बीच में तीन मुख्य ट्रेड रूट थे। ट्रेड रूट मीन्स कि तीन रूट्स से जो है वो ट्रेड करते थे। मतलब वहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है अपनी चीजें, अपनी वस्तुएं जो थे वो वहाँ पे भेजते थे, या खुद व्यापारी जो है वो तीन रूट से जो है वहाँ से आते जाते थे। ओके, which in the 15th century Turks established their control over Western Asian and Southern Eastern European countries। और 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो टर्क्स थे, जो तुर्की थी, उसने क्या किया, जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज थी, ठीक है, पश्चिम एशिया की जो कंट्रीज थी और जो दक्षिण पूर्व यूरोपीय कंट्री थी, वहां पे अपना कंट्रोल जो है वो स्थापित कर लिया। ओके, द यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द न्यू सी रूट्स टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग विद आफ्टर द क्लोजिंग डाउन ऑफ द एंशियंट रूट्स। ओके, जब जो लैंड रूट थे, जो वहां पे टर्क्स ने अपना कंट्रोल कर लिया, तो अब जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो अब नया रास्ता ढूंढने लगी। ओके, कि समुद्र के माध्यम से नया रास्ता ढूंढने लगे, जिससे कि वो भारत के साथ अपना व्यापार जो है वो जारी रख सके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वास्को डी गामा, अ पोर्टुगीज कैप्टन, रीच्ड कैलिकट इन इंडिया ऑन 27 मई 1498 AD। ओके, और सबसे पहले जो एक पुर्तगीज कैप्टन थे वास्को डी गामा, वह कैलिकट पहुंचे। ठीक है, कैलिकट कहाँ पे है, भारत के केरला राज्य में, जो समुद्र तट पे जो एक कोस्टल प्लेस है, ठीक है, कैलिकट। तो वहां पे ये पहुंचे 27 मई 1498 ईस्वी में। Inspired by this, the Portuguese started trading with इंडिया। ओके, तो इस तरह से वास्को डी गामा ने क्या किया, समुंदर से जो है एक रास्ता ढूंढ लिया भारत के लिए, और इसके बाद जो पुर्तगीज थे, बाकी लोग भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए भारत आने लगे, और इस तरह से उनका जो है सबसे पहले व्यापार भारत के साथ शुरू हुआ। ओके, तो सबसे पहले जो यूरोपियन कंट्री थी जो भारत में आई, वो कौन थी, पुर्तगीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको बनता है कि वह कौन फर्स्ट पुर्तगीज थे जो भारत आए थे और जिन्होंने समुद्र रास्ते को जो है वो डिस्कवर किया था। तो आपने ये रिमेम्बर रखना है, वास्को डी गामा थे, और ये कहाँ पे उतरे थे सबसे पहले, तो वो था कैलिकट। ओके, लेट्स कंटिन्यू द लेसन। ट्रेड वॉर्स, ठीक है, अब वो ट्रेड वॉर्स मतलब व्यापार के लिए लड़ाइयाँ भी होती थी। जो मान लो दो कंट्रीज हैं, इंडिया में व्यापार कर रही हैं, एक को ज़्यादा मुनाफा हो रहा है या दूसरे को ज़्यादा हो रहा है, एक को घाटा हो रहा है, तो भाई आपस में ही लड़ने लगते हैं। ठीक है, कि नहीं आप जो है इस यहाँ पे व्यापार नहीं करोगे, यहाँ पे सिर्फ मैं ही करूँगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और इस तरह से भी जो इन वॉर्स में जो भी विजय हो जाता है वो वहाँ पे सेटल हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच आल्सो established their trade relations and gradually they established their settlements in इंडिया। ओके, तो हमने देखा कि सबसे पहले पुर्तगीज आए, ठीक है, तो उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिश आए और फिर फ्रेंच आए। ठीक है, और उन्होंने भी ट्रेड रिलेशंस, ठीक है, ट्रेड रिलेशंस जो है वो भारत के साथ स्थापित किए, और ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भारत में अपनी सेटलमेंट जो है वो स्थापित करने शुरू कर दी। मतलब अपनी कंपनियां, अपनी इंडस्ट्री जो थी वो भारत में स्थापित करना शुरू कर दी हैं। ठीक है, आपने ये ऑर्डर भी याद रखना है, ठीक है, कि सबसे पहले कौन आए थे इंडिया में, तो सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर ब्रिटिश और फिर आपके फ्रेंच आए थे। ठीक है,
The race for trade with Indian among them led to the wars. ठीक है, और क्या हुआ कि जैसे भारत के साथ व्यापार की रेस लग गई इन चारों के बीच में। ठीक है, जो पुर्तगाल है, डच है और ब्रिटिश है और जो फ्रेंच है, जो फ्रांस मतलब कंट्रीज हैं, इन चारों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ठीक है, The Portuguese settlements in India were in Goa, Daman, Salsette, वसीम, मुंबई, सामतम एंड हुगली। ओके, तो जो पुर्तगीज थे, जो पुर्तगाली थे, उन्होंने भारत में गोवा, दमन, सालसेट, वसीम, मुंबई, संतम और हुगली जगह पे अपनी सेटलमेंट स्थापित कर ली। ओके, और डच ने कहा कि डच हैड देयर सेटलमेंट्स इन कोचीन, सूरत, नागपट्टनम, पुलिकत एंड चंसुरा। ठीक है, तो डच ने इन जगह पे अपने सेटलमेंट्स जो है वो स्थापित की थी। ब्रिटिशर्स हैड इन सूरत, अहमदाबाद, बरूद, आगरा, मुंबई एंड कलकत्ता। ठीक है, तो ये सारी आपको सेटलमेंट्स बता दी हैं। फ्रेंच सेटलमेंट्स वर इन पौंडीचेरी, और जो सेटलमेंट थी फ्रेंच की वो थी पौंडीचेरी, चंदननगर एंड करियाल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग सेटलमेंट्स जो हैं वो बना ली थी, मतलब अपने अपने कंपनीज जो है इन प्लेसेस में स्थापित कर ली। विद द पासेज ऑफ टाइम टू एस्टैब्लिश देयर होल्ड ऑन द सेटलमेंट्स there started an internal struggle among these four European powers. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया इन चारों यूरोपियन पावर्स के बीच में अपनी सेटलमेंट्स को लेकर के छोटे छोटे स्ट्रगल्स जो हैं वो शुरू हो गए। By the 17th century, the influence of Portuguese and Dutch declined. और जो 17th सेंचुरी थी, जो 17वीं शताब्दी थी, उसमें क्या हुआ, पुर्तगाल और डचों का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया। ठीक है, डिक्लाइन हो गया मतलब कम हो गया, खत्म हो गया। Therefore, British and French powers started a struggle to control the European trade between these two powers. और इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे वो आपस में ही ये लड़ाई लड़ने लगे कि हम मतलब दोनों ही ये चाहते थे कि या तो मैं पूरा कंट्रोल करूं और ब्रिटिश चाहते थे कि मेरा पूरा कंट्रोल है। ठीक है, इन द एंड द ब्रिटिशर्स गॉट विक्टोरियंस, और लास्ट में क्या हुआ, टोटल कंट्रोल रह गया ब्रिटिशर्स का। ठीक है, फ्रेंच भी उनसे हार गए। ठीक है, डच और जो पुर्तगीज थे वो तो पहले ही डिक्लाइन हो गए थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों के बीच में जब वॉर हुई तो फिर उसमें भी ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए और भारत में पूरा कंट्रोल किसका आ गया, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में किस तरह से स्थापित हुई, कब हुई। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, The British Merchants Group, named Merchant Adventurers, founded the East India Company to trade with India on 31st December 1600 AD. ठीक है, ब्रिटिश व्यापारियों का एक ग्रुप था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स। ठीक है, मर्चेंट एडवेंचरर्स, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया था भारत में 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, ये डेट भी आपने याद रखनी है। द ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट granted the trade privileges of 15 years to trade with India. ठीक है, अब जो क्वीन थी, ठीक है, जो महारानी थी ब्रिटेन की एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने इस समूह को, ठीक है, ये जो व्यापारियों का समूह था मर्चेंट एडवेंचर्स, इनको 15 साल का जो है वो प्रिविलेज दे दिया, विशेष अधिकार दे दिया कि वे भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये मर्चेंट एडवेंचर नाम की कंपनी थी। ठीक है, ये ग्रुप था इन व्यापारियों का। ठीक है, शुरू में वो सिर्फ व्यापार करने भारत आए थे, लेकिन इन तीनों को हराने के बाद इन्होंने अकेले की सेटलमेंट यहाँ पे कर ली और इन्होंने अपनी जो महारानी थी उनसे ग्रांट भी ले लिया 15 साल का, और उन्होंने भारत में अपनी पहली कंपनी जो है वो स्थापित कर ली। ठीक है, इन 1615 AD the representative of the company, Sir Thomas Roe, became successful in securing trade privilege from जहांगीर। ठीक है, और क्या हुआ कि 1615 AD में, ठीक है, 1615 AD में सर टॉमस रो के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रतिनिधि, और वो क्या हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा जहांगीर, ठीक है, उस टाइम जो मुगल एम्परर थे इंडिया में वो थे जहांगीर, और सर टॉमस रो ने जहांगीर से भी प्रिविलेज ले लिया, विशेष अधिकार ले लिया व्यापार करने का। ठीक है,
यहाँ पे आपको इंडिया का एक मैप दिया गया है, यूरोपियन कॉलोनीज इन इंडिया, ठीक है, कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, तो कौन कौन सी पावर आई थी। सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे और फिर फ्रेंच लास्ट में आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनके सिंबल्स दिए गए हैं मैप में शो करने के लिए कि जहाँ पे ब्रिटिश लोगों की सेटलमेंट थी उनके लिए ये बॉक्स बनाया है, ठीक है। सर्कल जो है वो डच की थी और इस तरह से ये स्क्वायर और ट्रायंगल इस तरह से, ठीक है। तो आप इनसे देख सकते हो, ये जो ट्रायंगल शेप की थी ये किसकी कॉलोनी थी, पुर्तगीज की थी, ठीक है। और यहाँ पे भी पुर्तगीज थे, ये फ्रेंच थे, यहाँ पे ब्रिटेन का था सेटलमेंट, यहाँ पे डच है, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ठीक है। ये वाली है आपकी फ्रेंच सेटलमेंट है, ब्रिटेन की है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने जो कोस्टल एरिया था इंडिया का वहाँ पे अपने सेटलमेंट्स की हुई थी, ठीक है। कम बैक टू द लेसन। ब्रिटिशर्स established their trade settlements in सूरत, और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी जो सेटलमेंट है वो कहाँ पे स्टार्ट की, सबसे पहले सूरत में की, अहमदाबाद, बरूच एंड आगरा, ठीक है, और इन जगहों पे भी की। इन 1640 AD ब्रिटिशर्स established its settlements in मद्रास, चेन्नई, ठीक है, और मतलब उस टाइम चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। तो उन्होंने चेन्नई में कब की, 1640 ईस्वी में की। In 1690 AD, Britishers established settlements in कलकत्ता, ओके, और 1690 में इन्होंने कलकत्ता में अपनी सेटलमेंट की एंड कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट फोर्ट नेम फोर्ट विलियम, ठीक है, और इन्होंने कलकत्ता में 1690 में अपनी कंपनी स्थापित की और वहाँ पे उन्होंने अपना पहला किला, ठीक है, पहला किला भी बनाया जिसका क्या नाम रखा, फोर्ट विलियम्स, ठीक है। British East India Company got the free trade privileges for 3000 rupees annual from Mughal Emperor Farrukh Shah in Bengal, Bihar and Odisha। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने क्या किया, जो उस टाइम मुगल एम्परर था फर्रुख शेर, ठीक है, उससे क्या किया उन्होंने, 3000 रुपए में, मात्र 3000 साल का दे करके उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है वो फ्री ट्रेड की परमिशन ले ली, ठीक है। फ्री ट्रेड मतलब उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जब भी वो इन 3 राज्यों में जब व्यापार करेंगे तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वे सिर्फ साल में 3000 रुपये देंगे और उनको साल में नहीं देंगे, उनको सिर्फ उन्होंने पूरा 3000 दे दिया मुगल एम्परर फर्रुख शेर को, और अब उन्होंने फ्री ट्रेड प्रिविलेज ले लिया, ठीक है। आप वो फ्री कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे जितना मर्जी चाहे तब तक यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी गलती रही थी मुगल एम्परर फर्रुख शेर की, जो इन्होंने इनको फ्री ट्रेड का प्रिविलेज दिया था। British imported in India lead, mercury, clothes and exported from India cotton clothes and silk cloth, singar, spices, indigo and opium, ठीक है। अब ब्रिटिश लोग क्या करने लगे, वो भारत में इंपोर्ट करते थे, ठीक है, मतलब जो भारत लेके आते थे वो भारत में लेके आते थे लेड, मरकरी और क्लोथ्स, ठीक है, और भारत जो एक्सपोर्ट करते थे, मीन्स कि भारत से वो अपनी कंट्रीज में क्या क्या लेके जाते थे, वो होते थे कॉटन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ, सिंगार, स्पाइसेस, इंडिगो एंड ओपियम, ओके। Gradually, the Britishers started interfering in the Indian affairs and became the paramount power in India। और ग्रेजुअली धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी के लोग थे, वो इंडियन अफेयर्स में भी इंटरफेयर करने लगे, ठीक है, मतलब जो भी प्रशासन का काम होता था, भारत के जो अपने काम होते थे, जो भी उनका प्रशासन था, सरकार था, उसके बीच में भी वो इंटरफेयर करने लगे और वे भारत में पैरामाउंट पावर जो है वो बन गए, ठीक है। पैरामाउंट पावर मीन्स सुप्रीम पावर बन गए। अब वो हर जगह जो है अपना इंटरफेयर करने लगे, और जो भी किंग्स थे या जो भी उनके किंगडम थे उस। बेटा जी आपका फर्स्ट पार्ट था चैप्टर नंबर 10 का, तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जो है वो रिवाइज करेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।